स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्लास 10 साइंस के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। और इस चैप्टर में ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं। उन 2 लेक्चर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आप सारे बच्चों को सारे बच्चा पार्टी में अच्छे से समझा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम आज के इस टॉपिक में बेसिकली आज के इस लेक्चर में देखेंगे बहुत सारी और चीजें। आज का हमारा ये जो लेक्चर है बेसिकली इसमें हम देखेंगे लेंसेज के बारे में, ठीक है ना। और साथ ही साथ लेंस से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस को ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा है, एक बार फटाफट करते हैं आपको रिवाइज कि हम लोग देख क्या क्या चुके हैं, हम लोग क्या क्या चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, सॉरी क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली बेटा मैं आपके साथ बात करूं तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब भी रिफ्लेक्शन हमने समझा तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि टाइप्स ऑफ मिरर किस किस तरह से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर हमने जाना, फिर हमने बेटा जाना था स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में भी हमने जाना कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने बेटा इमेज फॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे थे। उन रूल्स को समझ करके हमने ये सीखा कि किस तरह से रे डायग्राम बनाएंगे और रे डायग्राम की मदद से हम किस किस तरह से ये पता लगा सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग जगह पे है तो इमेज की फॉर्मेशन कैसे कैसे होगी। फिर हमने देखा मिरर फॉर्मूला के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में स्नेल्स लॉ के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के रूल के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और किस तरह से एक आयताकार स्लैब से जो लाइट है वो आती है, रिफ्लेक्टेड होती है, तो किस तरह से उसमें लेटरल शिफ्ट हो जाता है। ऑलरेडी हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अब आज का हमारा ये टॉपिक है लेंस। अब लेंस के दिमाग में बात आती है, एक चीज जरूर आती है कि लेंस लेंस बोले तो वही लेंस ना जो कॉन्टेक्ट लेंस होता है, या फिर वो लेंस जो हमारी खुद की नेचुरल आंखों में पाया जाता है। आपको पता है ना, जिन भी लोगों के आईसाइट वीक होते हैं या तो वो स्पेक्स लगाते हैं या फिर कॉन्टेक्ट लेंस वियर करते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि लेंस आपको वो समझ में आता है, आपको ये भी समझ में आता है कि हमारे ह्यूमन आई में भी लेंस है भाई, बिल्कुल नेचुरल लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आपको मैं ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें और हम डिटेल में भी जाने की चीजों को, तो वो भी लेंस है। साथ ही साथ दिमाग में आता है वो ही लेंस जो हमारे कैमरा में पाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। इवन आपको पता है जो डीएसएलआर वगैरह कैमरे होते हैं उनमें तो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी के लेंस पाए जाते हैं, जिनसे आप देखते हो ना इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर, हाई क्वालिटी की पिक्चर सबको क्लिक कर सकते हैं हम, तो वही लेंसेज है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करती हूँ लेंसेज की, तो बेसिकली 2 तरह के लेंसेज होते हैं। एक होते हैं बेटा सिंपल लेंसेज, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके कंपाउंड लेंसेज। हम जो है ना हमारे लेवल पे यानी कि अभी 10th क्लास के लेवल पे आपको जो अभी पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट सिंपल लेंसेज। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो रिगार्डिंग सिंपल लेंसेज होगा। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलो अब बात करते हैं लेंस है क्या। देखो बेटा सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। लेंस एक टोटली ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है ना। क्या है, टोटली ट्रांसपेरेंट मीडियम है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। क्या होती है, इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। दूसरी बात ये है कि इन 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में एक जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि लेंस में एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होती है, और उन 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस में एक बात जरूर मस्ट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि एटलीस्ट 1 सरफेस, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गए भाई, ओहो, चलो चलो चलो, ओके ओके कर देते हैं। ध्यान देते हैं बच्चा पार्टी। तो हाँ, मैं आपसे क्या कह रही थी, मैं आपसे ये कह रही थी कि इसमें एटलीस्ट बेटा जो एक सरफेस होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो कर्व्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एटलीस्ट एक सरफेस इसमें क्या होगी, वो होगी आपकी कर्व्ड। चलो
क्यों इतना परेशान हो रहा है ये, इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। चलो अच्छा भाई, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, बस एक बात ये समझते हैं कि इसमें एक सरफेस बेटा हमने आपको क्या बताई, चल एक सरफेस बेटा एटलीस्ट इसमें क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक सरफेस, एटलीस्ट वन सरफेस इसमें कैसी होनी चाहिए बेटा, वो होनी चाहिए आपकी कर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ, ये तो एक शर्त है, इस शर्त को हम बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में सभी को। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं आपसे, सिंपली हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दो तरह के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और कॉनकेव लेंस होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, किस तरह के, दो तरह के लेंसेज होते हैं बेटा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान दीजिएगा आपको, जैसा कि बेटा वहां पे भी था, क्या था, जैसा कि वहां पे भी था, हमने अच्छे से देखा था ये बात को, जैसे कि वहां पे भी था बेटा कि कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता था, उभरा हुआ, याद आ रहा है ना सभी को। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते थे, आउटवर्ड की ओर, उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती थी, आउटवर्ड होती थी कॉन्वेक्स के केस में। कॉनकेव के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती थी, इनवर्ड होती थी। अब मेरी बात समझो, जब भी बात होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स देखो, लेंस बोले तो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होनी चाहिए, टोटली ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। अब कॉन्वेक्स लेंस में दोनों क्या ऐसी सर्फेसेज हैं, आउटवर्ड होगी द लेंस हु सेंट्रल पार्ट। लेकिन एक बात और विशेष होती है, वो ये होती है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो बेटा कैसा होता है, थिकर होता है। सेंट्रल पार्ट कैसा होगा, थिकर होगा। देन द एज, यानी कि किनारों से जो बीच का पार्ट होगा वो मोटा होगा, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो केसेस आपको अवतल दर्पण में देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको कॉनकेव मिरर में देखने को मिलेंगी, वो ही सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा ये बात, जो भी चीजें आप देखोगे ना मोटे मोटे तौर पे कॉनकेव मिरर में, वो सब कुछ आपको कॉन्वेक्स लेंस में भी देखने को मिलने वाला है। जो कॉनकेव मिरर होता था बेटा, वो क्या करता था, कन्वर्जेंस का काम करता था। कन्वर्जेंस का मतलब कि अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को क्या करता था, एक ही पॉइंट पे आके क्या कर देता था, कन्वर्ज करता था। ठीक है, क्या करता था, एक ही अपने पॉइंट पे आकर के, किसी एक ही पॉइंट पे आकर के इकट्ठा कर देना कहलाता है कन्वर्जेंस, और वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे लेंस है भाई, कन्वर्जिंग लेंस है। सेम यही काम कॉनकेव मिरर भी करते थे। अभी बात अगर मैं आपसे करूं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस क्या करेंगे, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को वाइड स्प्रेड करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, और ये जो फिनोमिना है वो कहलाता है डाइवर्जेंस। साथ ही साथ जो कॉनकेव लेंस होते हैं ये बेटा मिडिल पार्ट में थिन होते हैं, और किनारों पे कैसे होते हैं, थिक होते हैं। एजिस पे कैसे होते हैं, एजिस पे ये थिक होते हैं, मिडिल पार्ट में ये थिन होते हैं, और ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को बेटा क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, सो दैट दे आर नोन एज डाइवर्जेंस लेंस। और साथ ही साथ इन्हीं को हम फिर अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस को ही बेटा हम हिंदी में अपसारी भी कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जेंस को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में, अपसारी भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस ही है जो बेटा हिंदी में अपसारी भी कहलाता है। चलो अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। बेटा काफी हद तक जो चीजें जैसे हमने मिरर में पढ़ी है वैसे यहाँ पे भी, लेकिन बेटा एक चीज तो अलग है, क्योंकि वहां पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती थी, यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। अब जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है तो बेटा वो दो स्फीयर से कट की गई होंगी, है तो स्फेरिकली ना, दो स्फीयर से, तो उन दो स्फीयर के अपने अलग अलग वक्रता केंद्र होंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, एक इस स्फीयर से कट के आ रहा है हिस्सा, एक इस स्फीयर से कट के आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग स्फीयर से कट करके आ रहे हैं, तो दो स्फीयर्स के अलग अलग अपने वक्रता केंद्र होंगे, तो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे C1 और C2 से। तो our lens has two spherical surfaces,
each of these surfaces is a part of a sphere. The center of the sphere are called center of curvature. ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम बेटा उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको C1 और साथ ही साथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दूसरा C2 से। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय C। वहां पे भी हम C से ही करते थे, बट वहां पे एक अकेला C होता था, यहाँ पे C1 और C2 दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे अगर बात करें आपसे तो वो बात आती है किसकी? ऑप्टिकल सेंटर की। देखो बेटा, जैसे कि हम वहां पे देखते थे, क्या देखते थे? हमें वहां देखने को मिलता था क्या? कि वहां पे हमारा होता था ध्रुव यानी कि पोल। वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है यानी कि O। ये क्या है? देखो बेटा, वहां पे फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ कि वहां पे एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती थी, तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मध्य बिंदु को हम क्या कहते थे? ध्रुव कहते थे। यहाँ पे बेटा दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, याद करने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर इसके मन की करेंगे तो वो नाराज, उसके मन की करेंगे तो वो नाराज। कहेगी मैं भी तो हूँ रिफ्लेक्टिव सरफेस, मैं भी हूँ रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो हम कहते हैं कि हम दोनों के बीच का, यानी कि बेसिकली लेंस के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को ही क्यों ना एज्यूम कर ले, ठीक है ना। तो लेकिन वहां पे जैसे उसको ध्रुव कहते थे, वैसे यहाँ पे इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी तरीके से यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस इज द ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है? बताओ, जिसके थ्रू द पॉइंट थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासिस अनडिस्टर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या भाई? कि लाइट पासिस अनडिस्टर्ब। इसके थ्रू जब भी कभी लाइट पास हो, अच्छा कुछ नया तो खैर ज्यादा नहीं है, लाइट पासिस अनडिस्टर्ब। क्यों नया नहीं है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, देखो जो भी आप बच्चों में से ना, देखो मैं ये समझती हूँ है चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि हर चैप्टर इतना कठिन नहीं। अगर मैं थोड़ा सा बोलूं तो मुझे लगेगा कि लाइट प्रोसेसेस चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर, इनमें कंटेंट जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपने पहली ईट सही रखी है, फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखा, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, डेफिनेटली कर पा रहे होगे, जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा। देखो वहां मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि जब भी कोई भी लाइट रे जो है वो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, तो वो वैसे ही रिट्रेस करती है अपने पाथ। याद आ रही है बात की नहीं आ रही है? आई कि नहीं आई? कि जब भी वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो रिट्रेसेस इट्स पाथ। सेम दैट हम यहाँ पे ये बात बोलते हैं कि जब भी लाइट रे जो है ना वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, तो वो अनडिस्टर्ब, कहीं नहीं डेविएट होगी, चाहे इधर ना उधर, कहीं नहीं, अनडिस्टर्ब होके अनडेविएटेड जिस डायरेक्शन में जा रही वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बात? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस है, ना इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मतलब ना उससे मतलब, जबकि वहां पे परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि वहां एक ही थी, है ना। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? वो तो बहुत सिंपल सी चीज होती है भाई, सिंपल सी बात है। दो वक्रता केंद्रों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो आपकी दो वक्रता केंद्रों को, ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ने वाली या इनसे होकर के गुजरने वाली जो लाइन होगी वो आपकी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस refers to the center of curvature of the lens surfaces. The connecting line is C1 C2। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C1 C2। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये C1 C2 क्या है भाई? ये कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे ये कैसे कॉन्केव लेंस है, ये C1 C2 है ना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप आप सबको नहीं होगी, समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। यहाँ पे भाई इस तरह से C1 C2 है, यहाँ पे अल्टीमेटली प्रिंसिपल एक्सिस वही है जो C1 C2 को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मुख्य फोकस की, यानी कि प्रिंसिपल फोकस की। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, वहां पे एक ही फोकस होता था, याद करो। और वो फोकस क्या होता था कि परावर्तन के पश्चात लाइट रे जिस पॉइंट से होकर की गुजरेगी वही तो होता था फोकस। याद करो, हमारे अवतल दर्पण में सारी की सारी लाइट रे जो होती थी इन फ्रंट ऑफ मिरर आती थी, इसीलिए फोकस क्या होता था? इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता था इन द केस ऑफ अवतल दर्पण। इसी वजह से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती थी, जबकि उत्तल दर्पण के केस में क्या होता था भाई? वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं बनता था। समझे मेरी बात? लेकिन अल्टीमेटली तो प्रिंसिपल फोकस या फोकस वही होता था।
एक ही फोकस होता था। क्या? ये सिंपल सी बात है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज है ना, जहां पे मीट होगी या जहां से हो करके गुजरे, बट यहाँ पे फिर से वही बात आती है, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है दो फोकस भी होंगे बच्चों मेरे। अब वो दो फोकस क्या होंगे? एक होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा होगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आप सारे बच्चों का फोकस को समझना है तो फोकस होना चाहिए लेक्चर पे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे और फोकस करेंगे यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? सिंपली बेटा आप ये बात सोचो, क्या सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना है, सभी बच्चों का ध्यान यहीं पे होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, सिंपली यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि एक काम किया मैंने, कलर चलो ब्लू ही रहते हैं, है ना, इसको ध्यान से देखना है। चलो चलो चलो, ये लिया हमने और ये है हमारा फोकस। अब ध्यान से देखो बेटा क्या है, अगर जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखने पे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है हम कहाँ पे रखे, प्राइमरी फोकस उसे कहेंगे, किसे कहेंगे? जब एक ऑब्जेक्ट जो है ना, ऐसी कोई पोजीशन जहां पे उस ऑब्जेक्ट रखने पर उसकी इमेज इंफिनिटी पे बने। बात समझो, एक तरीके से ये कहो कि वो जगह जहां पे किसी बंदे को खड़ा करने पर उसकी इमेज इंफिनिटी पे बन रही, इस तरह से सोचो कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसको तुम उस जगह पे खड़ा कर रहे हो कि उसको खड़ा करने पे जिस जगह पे वो खड़ा है उसकी इमेज इंफिनिटी पे बन रहे, तो एक्चुअली में दैट पॉइंट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फिर से समझो, प्राइमरी और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, point to be noted, if an object is placed the image would be formed at infinity, यानी कि जिस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बने, भूलना नहीं है, उस ऑब्जेक्ट की कहाँ पे इमेज बने, इंफिनिटी पे बने, तो हम क्या बोलेंगे, वो जगह क्या कहलाएगी? वो जगह आपकी कहलाएगी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। चलो भाई कोई बात नहीं, इतनी बात तो क्लियर होती है। अभी आपसे बात करती हूँ मैं आपसे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? चलो एक बार डायग्राम में भी जरा समझने की कोशिश करो सारे बच्चे। देखो यहाँ पे रखा, ये दिख रहा है ना v इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भला क्यों लिखा है v इक्वल टू इन्फिनिटी? क्योंकि जो इमेज है वो कहीं इन्फिनिटी पे है और उस इमेज से इसकी जो दूरी है दैट इज v इक्वल टू इनफाइनाइट। आप सबको मैंने बताया था क्या, कि इमेज से पोल के बीच की दूरी v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लेंस की बात है तो इमेज से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और v हमारा क्या होगा, इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी। क्लियर है मेरी बात? चलिए अभी आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, हमारा कॉनकेव लेंस है, अंदर की ओर धसी हुई है दोनों सतह, भूल तो नहीं रहे हो तुम लोग? यहाँ पे भी वही बात है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे हम रख रहे हैं जहां पे रखने पे उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बन रही, दैट वुड बी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय फोकस क्या होगा भाई। अब कुछ कुछ तो इससे उल्टा ही होगा, लेकिन काफी हद तक रिलेटेड भी होगा। आप कहोगे मैम ये कैसी बात है, उल्टा भी है रिलेटेड भी, बात तो कुछ ऐसी ही है। देखो बेटा वहां पे क्या था, ऑब्जेक्ट तुम कहीं रख रहे थे, इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी। अब मान लो ये मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसी जगह पे है, ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो पहले इसकी डेफिनेशन अच्छा दिखा देती हूँ। मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि वो फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, जहां पे क्या है कि अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी जगह पे है कि उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे भी बात लिखी, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले सुन लो, such that the light rays incident parallel to the principal axis after refraction through the lenses either converge to the point in convex lens or appear to diverge from the point in convex, it is noted as f2। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहीं मानते हैं कि इनफाइनाइट पे है, कहीं है, लेकिन उसकी इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस के केस में बात करें तो कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि और कन्वर्ज होने के बाद यदि जिस पोजीशन पे बन रही है, ठीक है ना, F2, वो पोजीशन कहलाएगी F2 यानी कि द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। अब मान लीजिए फिर से हम बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है और आफ्टर इनफाइनाइट अगर बात कर रही हूं मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस की,
और आफ्टर इनफाइनाइट रिफ्रैक्शन के बाद उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी इमेज जहां कहीं भी बन रही है वो जो जगह कहलाएगी वो कहलाएगी द्वितीय मुख्य फोकस। क्या कहलाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस। यानी कि आपको ये समझना है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो तभी आती है जब वस्तु कहाँ पे, अनंत पे हो। कहाँ पे हो, अनंत पे हो। तो जब ऐसा कोई केस है और आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो कन्वर्ज होगी, कॉनकेव लेंस के केस में डाइवर्ज होगी, यानी कि कॉनकेव लेंस के केस में अपीयर टू मीट होगी एट F2 और कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक्चुअली में मीट हो रही है F2 पे, तो ये कहलाएगा हमारा द्वितीय मुख्य फोकस। समझ में आई बात सभी को, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं वही जो चीज मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात आती है कि भाई जैसे आपने वहां पे दर्पण के लिए कुछ नियम बताए थे वैसे ही कुछ नियम हमारे कहाँ पे होंगे, वैसे ही कुछ नियम हमारे लेंसों के लिए भी तो फॉलो होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो नियम क्या हो सकते हैं एक बार उनको हम देखते हैं भाई सिंपली। चलिए अब मैं आपके साथ बात करती हूँ वो नियम क्या हो सकते हैं। देखो बेटा जैसे कि वहां पे थे वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि जब भी लाइट रे जो है ना, ध्यान से देखो, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस पासेस और अपीयर टू पास द फोकल पॉइंट आफ्टर द रिफ्रैक्शन। देखो अगर जब भी चाहे भाई वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे फिर वो कॉनकेव लेंस हो, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस करेगी, वो कहाँ से होकर के गुजरेगी, वो फोकस पॉइंट से होकर के गुजरेगी ही गुजरेगी। कहाँ पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन, इफ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई। दूसरा क्या कहता है रूल, दूसरा रूल ये कहता है द रे कमिंग और अपीयरिंग टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, उसका उल्टा। अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है बात को समझो, अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है तो क्या होगा, अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। बिल्कुल उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब जब पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके गुजरेगी, फोकस से या तो आएगी या अपीयर होगी आते हुए तो भी रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल ही जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आई बात समझ में। तो प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंसेज, ये रूल थे भाई। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा, किसके केस में, उत्तल लेंस के केस में। वैसे ही सारे केसेस देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको अवतल लेंस के केसेस में मिले थे। व्हेन द ऑब्जेक्ट और द इमेज इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देखो बेटा जब भी कभी इंफिनिटी पे होती तो एक चीज तो श्योर साइडेड होती, वो क्या होती है कि अगर चीज इंफिनिटी पे है, जैसे यहाँ पे है इंफिनिटी से आ रही है वो लाइट रे, तो ऑब्वियस सी बात है वो मीट कहाँ पे करेंगी, फोकस पे ही करेंगी। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल आ रही है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी भाई, डेफिनेटली फोकस पे ही बनने वाली है इमेज हमारी। अब वो इमेज होगी कैसी, एक्चुअली में क्योंकि तुम देख लो, सीधे सीधे देख लो भाई, पक्के तौर पे मिल रही है, जब पक्के तौर पे मिल रही है तब तो डेफिनेटली रियल होगी, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। बट एक प्रॉब्लम है, बस कमी रहेगी कि रहेगी पॉइंट साइज। ठीक है ना, चलिए आगे ऐसे ही आप करोगे तभी आएगा। देखो रियल को हम अच्छा मानते हैं, क्यों रियल को अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि भाई चलो रियल वास्तविकता में एक दूसरे को कट करें, प्लस इन्वर्टेड भी है और साथ ही साथ क्या है पॉइंट साइज भी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए भाई आगे चलते हैं सेकंड केस पे। अब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 है, थोड़ा सा आगे आ गया भाई, ऑब्जेक्ट खिसक आया, अब इंफिनिटी पे नहीं है, इंफिनिटी से थोड़ा आगे आ गया 2f1 के पहले। अच्छा 2f1 समझते ना, जो बिल्कुल ही वक्रता केंद्र होता है ना C1, एक्चुअली में F1 की दुगनी दूरी, जितना ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच की दूरी उतनी दूरी फिर से अगर हम ले ले तो ये जो होता है वो 2f1 होता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हो तो ये 2f1 वो किसको रिप्रेजेंट करता है, C1 को, उधर साइड में 2f2 किसको रिप्रेजेंट करता है, C2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बस एक मार्किंग ली जाती ताकि सहूलियत से हम चीजों को समझ सके, है ना, एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम इंफिनिटी और 2f1 के हैं तो इन दिस सिचुएशन जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म्ड होगी कहाँ पे, F2 पे एंड 2f2 पे। ये इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वो इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर होगी और रियल भी होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर होगी और रियल भी होगी। गेटिंग माय पॉइंट, कैसी होगी ये इमेज एक्चुअली में, ये इमेज एक्चुअली में होगी इन्वर्टेड, स्मॉलर, ठीक है ना, आई बास में, और इन्वर्टेड है तो रियल तो होगी ही।
क्लियर है मेरी बात? क्योंकि एक्चुअली में एक दूसरे को कट कर रही है। अब यहाँ पे रूल तो वही है, कुछ चेंज नहीं हुए, देख रहे हो तुम। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होके गुजरी, इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही थी तो भाई अनडेविएटेड निकल गई, कोई रोक ना सका। कट किया यहाँ पे तो इमेज बन गई भाई कहाँ पे, 2f2 पे बन गई है ना। ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिटवीन एट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड द स्मॉलर एंड द रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? चलते हैं अब बात करते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 2f। अब जो ये ऑब्जेक्ट है वो 2f पे रखा है तो क्या होगा, थोड़ा सा और आगे खिसक आया। भाई फिर से देखो, ये लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके गुजर रही। ये कहाँ से वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। ठीक है भाई, एक तरह से कह सकते हैं भाई ऑप्टिकल सेंटर से ही होके गुजर रही है, यहाँ पे तो इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अनडेविएटेड सीधे निकल गई। कहाँ पे कट किया इन्होंने, एक तरह से 2f2 पे ही कट किया। तो हम क्या कहेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड एज 2f2। कैसी होगी, फिर से वही बात है, रियल तो होगी ही, वास्तविकता में कट करे। रियल होगी तो इन्वर्टेड होना डेफिनेटली है। बात करें साइज की तो ये बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज भी बन रही है। बस अंतर इतना है कि रियल है और इन्वर्टेड है। अब आती है बात व्हेन द ऑब्जेक्ट और द इमेज इज सिचुएटेड बिटवीन f एंड 2f। अब देख लो भाई, ऑब्जेक्ट इतना पास आता जा रहा है, पहले इंफिनिटी पे था, फिर इंफिनिटी एंड 2f1 के बीच में था, फिर 2f1 पे था, अब तो f और 2f1 के बीच आ गया। तो क्या होगा, ये इधर आ रहा है, इमेज दूर जा रही। तुम ध्यान से देखो ना, अब इमेज जो है वो 2f2 से परे जा रही है। नहीं दिख रहा है तो ना दिखा दूं, ध्यान से देखो बेटा, ये इमेज कहाँ दिखाई दे रही है अब आपको, यहाँ दूर चली गई। मैं तो पढ़ते हैं कैसे ऐसा हुआ। सिंपल सी बात है, रूल कुछ नहीं बदले। ये कैसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही। फिर से वही बात, पैरेलल आ रही है तो फोकस से ही होके गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही तो अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजर जाएगी। कट एक्चुअली में इन्होंने यहाँ पे एक दूसरे को कट किया तो इसलिए बन गई। अब क्योंकि एक्चुअली में कट किया इसलिए रियल भी बनी, रियल बनी तो इन्वर्टेड तो बननी ही बननी थी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, कहाँ बन रही है, 2f1 और कहीं इंफिनिटी के बीच में बन रही है, देख रहे हो ना उस तरह। चलिए भाई आगे का केस देखते हैं, क्या कहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज f। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस पे आ गया। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तब तो भाई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट तो फोकस पे आ गया, यानी कि अब इमेज जो है वो तो भाई रूल के हिसाब से तो इंफिनिटी पे बननी चाहिए थी। क्योंकि मैम आपने ही बोला था कि सारे केसेस लगभग वैसे ही होते हैं जैसे अवतल दर्पण में होते हैं। तो अवतल दर्पण में भी ऐसा होता था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता था तो इमेज भी इंफिनिटी पे बनती थी। तो मैं कह रही हूँ बेटा ऐसा ही होगा, तसल्ली रखो। इन दिस सिचुएशन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रियल at infinity, inverted and the larger in size। फर्स्ट टाइम इमेज हमको कैसी देखने को मिल रही है, लार्जर देखने को मिल रही है। इससे प्रीवियस केस में सेम साइज की तो मिली थी, बट लार्जर तो हमको अभी देखने को मिल रही है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें कैसी हो रही है, रियल हो रही है, इंफिनिटी पे बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी और लार्जर इन साइज भी बनेगी देन द ऑब्जेक्ट। चलो अब बात करते हैं लास्ट केस की। लास्ट केस क्या कहता है भाई, लास्ट केस कहता अब तो हद ही हो गई ऑब्जेक्ट की। देखो ऐसे ही याद करोगे तभी समझ में आने वाला है। ऑब्जेक्ट तो पास ही आता जा रहा है लेंस के, मिरर इमेज जो है, मिरर भूल जा रही हूँ, आप समझ रहे होगे ना, लेंस पढ़ा है तो लेंस की बात हो रही। ऑब्जेक्ट जो है ना वो बिल्कुल पास ही आता जा रहा है लेंस के, इमेज बेचारी लेंस से दूर ही भागती जा रही। देख तो रहे हो ना, कहाँ इंफिनिटी और 2f2 के बीच में कहीं बन रही थी। अब उसने कहा मैं कितनी ही दूर जाऊं भाई, नहीं हो सकता मेरे से। तो अब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इतने पास आ जाए, बस याद करने के तरीके हैं ये सारे। एक्चुअली में ये लोग इमेजेस और ये सारे रूल्स एक दूसरे से इस तरह से बात नहीं करेंगे ना, लेकिन अब हमको अगर समझना है तो हमें तो ऐसे ही समझना पड़ेगा भाई। चलो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया भाई, फोकस और बेसिकली प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब क्या होगा भाई, अब इस केस में आप देख सकते हो कि फिर से वही बात है, एक लाइट रे तो पैरेलल, ध्यान देखो तो छोटा है कि मैं जाती नहीं कि तो ज्यादा कुछ हो। अब ये ऐसे जब जाएगा तो फिर से वही बात है, रूल तो बदलेगी नहीं, कसम खाई है, फोकस से ही होके गुजरी।
इसने भी वही बात कही कि मैं ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आ रही हूँ, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में तो फिर ये इस तरह से कहीं मीट ही नहीं करेंगी ये दोनों लाइन, लेकिन जब भी हम इनको पीछे की ओर लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ कहीं पे ये एक दूसरे को मीट करती हैं और एक्चुअली में फिर इसी जगह पे हमारा इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, मैं अननेसेसरी ये मार्क्स हटा दे रही हूँ सो डेट की बाद में आपको दिक्कत ना, समझा तो मैंने दिया ही, ये जरूर कर लो कि यहाँ पे यानी कि ये मिल नहीं रही थी, इस वजह से हमने क्या किया, ये रीट्रेस के पीछे की ओर जब हम चले तो ये यहाँ पे कहीं एक्चुअली में मिल रही थी, जहां पे मिल रही थी वहीं पे इमेज फॉर्म हो गई, उसी जगह पे इमेज फॉर्म हो गई भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो इमेज होगी एक्चुअली में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा उत्तल लेंस के केस में कि ये जो इमेज होगी, ये इमेज जो है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, बिगर होगी एंड बिगर, यानी कि एक तरह से कह सकते हो इनलार्ज होगी, है ना, हाईली इनलार्ज होगी, या आप कह सकते हो हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ खुशी की बात तो ये है कि मैग्नीफाइड होने के साथ साथ ये इरेक्ट भी है और वर्चुअल भी है। वर्चुअल है तभी तो ये इरेक्ट है, और यही वो केस है जिसमें जो हस्त लेखा देखने वाले ये जो होते हैं ना, लाइंस हाथों के देखने वाले पंडित जी लोग वगैरह, जिनके पास लेंस होता है वो यही, सोनार के पास जो लेंस होता है वो यही होता है, जिससे उनको हाईली लार्ज दिखाई देती है चीजें, है ना, जिनको वो बेसिकली देख पाते हैं चीजें, या घड़ी साज वाला जो घड़ी का मैकेनिक होता है वो पार्ट्स वगैरह देख पाता है, क्योंकि इसी केस में इरेक्ट इनलार्ज इमेज बनती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करते हैं। when the object is situated within the optical center O and the focus, वही वाला केस है यहाँ पे, बस उसी के बारे में थोड़ा सा आगे बताया गया है कि इमेज इज फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंफिनिटी। कहाँ पे इमेज बन रही थी हमारी, इमेज बन रही थी फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंफिनिटी। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आती है बात किसकी, अब इतने उत्तल लेंस के केस पढ़ लिए तो बारी आती है अवतल लेंस की। अवतल लेंस एक्चुअली में क्या कहता है, अवतल लेंस बेसिकली ये कहता है कि भाई मेरे केस में इतने ज्यादा केस तो है नहीं। क्यों नहीं है भाई, इसमें सिंपली एक बात होती है बेटा कि अगर बिल्कुल उसको देखो, जिस भाई मैं बार बार कहती हूँ प्रीवियस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पुराने लेक्चर दिखने बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो अच्छे से देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बेटा वहां पे एक बात थी, क्या थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के बारे में दो बातें होती, सॉरी उत्तल दर्पण, क्या बात होती थी वहां पे उत्तल दर्पण में, मैंने आपको ये बात बताई थी कि दो ही बातें होती थी, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और हमारे क्या है फोकस के बीच कहीं हो। तो इंफिनिटी पे बनती थी डिमिनिश्ड इमेज, बेसिकली हाईली डिमिनिश्ड इमेज, और इंफिनिटी और फोकस के बीच में बनती थी डिमिनिश्ड, और इंफिनिटी और फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं पे भी हो, इंफिनिटी और फोकस के बीच में सेम बात है, इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी, हमेशा सी और पी के बीच में बनेगी, सॉरी सी और एफ के बीच में बनेगी। ठीक है ना, यही होता था। तो हम दूसरे वाले केस में बहुत केसेस नहीं देखते हैं, जब सब में सेम रिजल्ट मिल रहा है तो क्यों ही अलग अलग होगा। सेम डेट यहाँ पे भी होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, एक केस हम ये देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं दूसरा केस ये देखते हैं, सॉरी यही चल रहा है अभी, दूसरा केस ये देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द इंफिनिटी एंड द फोकस। बस ओनली दो केसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, और दोनों ही केसेस में जो बनने वाली इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती। कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती। कैसे बनेगी एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी रूल तो देखो हर जगह सेम रहेंगे, रूल में कोई चेंज नहीं होने वाला। आप ध्यान से देखो, ये लाइट रे जो है वो आ रही है आ रही है आ रही है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये क्या करेंगी, ये हमारे इसी पॉइंट फोकस पे आएंगी। जब ये इसी पॉइंट फोकस पे आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इमेज भी फोकस पे ही बनेगी। तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस appears to meet at the focus, इसलिए इमेज भी कहाँ पे बन गई बेटा, हमारी फोकस पे बनती है। चलो आगे देखते हैं। Hence in this situation the image of the object is formed at the, कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है बेटा, फोकस पे फॉर्म हो रही है। कहाँ पे हो रही है, फॉर्म्ड एट द फोकस। चलो अब आगे देखते हैं।
इंफिनिटी इट इज फाउंड ऑन द साइड, और किस तरफ हो रही, बिल्कुल उसी तरफ, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां कहीं ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रही है ना। हेंस इट बिकम्स स्मॉलर एंड वर्चुअल देन द रियल ऑब्जेक्ट। स्मॉलर, बल्कि वही हम इसको डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं या स्मॉलर कह दो रियल ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जो सेकंड केस होता है वो क्या कहता है, सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एनीवेयर, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, बस बिटवीन इंफिनिटी एंड एफ, इतना ध्यान रखना है। क्या होगा, रूल तो चेंज होने नहीं वाले भाई, रूल तो सेम वही होंगे कि ये लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर निकल गई। ये लाइट रे जो है वो कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, तो सीधे अनडेविएटेड होके निकल गई। अब इन लाइट रे ने क्या किया है, एक दूसरे को कट किया है। कहाँ पे किया है, फिर से मैंने वहां पे भी बताया था सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पे भी कट किया है। कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। जब सी एंड एफ किया है तो यहीं कहीं इमेज बनेगी between C and F. आई बात समझ में मेरी। तो in this situation the image of the object is formed on the same side of the object is formed between the optical center and the focal. When the object is situated between infinity and F, the image becomes smaller than the size of the object and becomes virtual. ये नहीं भूलना है, कैसी हो जाएगी, वर्चुअल होती है। वर्चुअल होती है बोले तो इरेक्ट होती है और स्मॉलर होती है और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। क्लियर हुई मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब बात आती है वही बात जैसे कि हमने वहां पे सीखा था, दर्पण के लिए साइन कन्वेंशन तो हम वैसे ही सीखेंगे, लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन काफी हद तक वैसी ही चीजें हैं। जैसे वहां पे दर्पण के सामने की सारी दूरियां ऋणात्मक और दर्पण के पीछे की सारी दूरियां पॉजिटिव, वैसे से यहाँ पे भी होता है। जो डिस्टेंस है वो सारी मेजर कहाँ से की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। वहां पे कहाँ से की जाती थी, ध्रुव से की जाती थी। वही बात इन्होंने लिखी भी कि व्हाइल इन मिरर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम देयर पोल्स इन लेंसेज, ऑल मेजर टेकन फ्रॉम देयर ऑप्टिकल सेंटर। बट लेंस में कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होगी, पॉजिटिव लेंस होगी, ठीक है ना। जबकि कॉनकेव लेंस की कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्या, फोकल लेंथ। समझ में आ रही है मेरी बात सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे बात करते हैं हम। बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। जैसे बेटा वहां पे हमारा मिरर फॉर्मूला होता था, वो क्या बताता था कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, फोकस दूरी ये है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इमेज कहाँ बनेगी। या फिर अगर इमेज आपको पता है कि इमेज यहाँ बन रही है, हमको ये कि इमेज इस परफेक्ट जगह पे बने, तो हम अगर इमेज और फोकस दूरी से ये पता लगा सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो बेसिकली दिस लेंस फॉर्मूला tells us about the relation between the U, V and F. Getting my point? ठीक है, समझ में आई मेरी बात सभी को। आगे की ओर चलते हैं। आवर्धन, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है इनलार्ज होना, बहुत ज्यादा बड़ा होना। तो मैग्निफिकेशन सिंपली ये कहता है कि कोई चीज कितनी बड़ी बन रही है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से बनने वाली जो इमेज है वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी बन रही, कितनी इनलार्ज बन रही। क्योंकि मैंने फिर से आपको बताया था कि हम किसी भी चीज को इस तरह से मेजर नहीं कर सकते कि बहुत थोड़ा, बहुत कम, बहुत ज्यादा। हमें फिक्स्ड चीजें होती, फिक्स्ड मेजरमेंट चाहिए होते, तो उनके लिए हम क्या किनका यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन पता करते हैं। तो मैग्निफिकेशन वही है कि एक्चुअली वो कितनी इनलार्ज बन रही है। तो सिंपली उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में द हाइट ऑफ द इमेज है। h यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। v यहाँ पे क्या है, क्योंकि काफी हद तक चीजें रिलेटेड ही हैं। v इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑप्टिकल सेंटर। u इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर। दोनों को हम एक साथ लेकर के यहाँ पे एक रिलेशन बताते हैं। That's all about magnification. Now we are come to the topic power of lenses. What do you mean by power of the lens? Actually power का मतलब होता है ताकत, ताकत का मतलब होता है क्षमता। यानी कि कोई भी लेंस अपने ऊपर आने वाली लाइट रे को कितना ज्यादा मोड़ सकता है, कितना ज्यादा उसे कन्वर्ज कर सकता है, या उसे कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है। That's all about related to power of the lenses. तो पावर ऑफ द लेंस है, उसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर। वो क्या होती है, डायोप्टर है। इसको हम रिप्रेजेंट बेटा किससे करते हैं, कैपिटल D से करते हैं। और एक्चुअली में इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इज इक्वल टू 1/f।
तो हमें भूलना नहीं है कि पावर ऑफ द लेंस मतलब ये है कि कोई भी लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेस को कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। मिलती हूँ मैं बेटा आपके साथ न्यू चैप्टर के साथ में। अभी आपको क्या करना है, अच्छे से तीनों लेक्चर्स को सुनना है, नोट्स बनानी है, ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है। इन केस अगर ऐसा कहीं होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन की आपको पर्टिकुलरली एक पिक्चर क्लिक करनी है, फोटो क्लिक करनी है और फिलो ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप अपने इस क्वेश्चन की फोटो अपलोड करोगे बेटा, 60 to 70 सेकेंड्स आपके साथ ट्यूटर कनेक्ट होंगे और वो लाइव क्लास के दौरान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। इससे क्या होगा, बिना रुके आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाने पे साइंस अच्छे से समझ में आ रही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपके साथ न्यू लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।